हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही मैंने बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक के लिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है। यानी कि आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन से वो ऑप्शन में है जो कि आपको जो दोनों की एसआई यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल ही जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको हल भी कर पाएंगे। कैसे आपको समझना होगा इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है गति और वेग। तो गति और वेग का मात्रा बिल्कुल सेम होता है, आप सभी कैंड को मालूम होगा, मीटर प्रति सेकेंड। वही हम लोग बात करें कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा की जो मात्रक होती है ये होती है जूल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया विस्थापन और दूरी, तो विस्थापन और दूरी की जो मात्रक होता है ये होता है मीटर। ठीक है, वही हम लोग बात करें बल और दबाव, तो देखिए बल और दबाव का जो यूनिट होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, बल का यूनिट आपको न्यूटन होता है और दबाव का जो यूनिट होता है ये आपको पास्कल होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हमको यही बताना था कि कौन सा ऑप्शन में जो यूनिट दिया गया है वो दोनों का अलग अलग हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम सेम हो रहा है तीनों का, और लेकिन यहाँ पे दोनों का अलग अलग हो रहा है। ठीक है, और हमको यही बताना था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपको एसआई यूनिट से संबंधित आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट पद्धति की शुरुआत कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत आपको 1971 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि सर क्या इसका आंसर हटच होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा, मुझे यहाँ तक अनुभव है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे हर्ट्ज पर क्लिक करेंगे, जो कि गलत है। देखिए जो हर्ट्ज है ये आपको आवृत्ति के मात्रक है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का ये मात्रक नहीं है, किलोग्राम तो होगा नहीं और सेकेंड तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है मीटर, जो कि आपको सभी कैंडिडेट को याद रखना है कि तरंगदैर्घ्य का जो एसआई यूनिट होता है ये आपको मीटर होता है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि सेकेंड किसका यूनिट है, ये आपको टाइम का यूनिट है, और जो किलोग्राम है ये आपको द्रव्यमान का यूनिट है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। साथ ही कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तरंगदैर्घ्य क्या करता है, तो प्रकाश का जो रंग है ये आपको तरंगदैर्घ्य के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में इसको बार बार रिपीट किया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। ठीक है, ये इसका जो आंसर होगा ये होगा 746 वाट, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट को याद रखना है कि एक हॉर्स पावर बराबर आपको होता है 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कार्य में क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके एग्जाम में सदिश और अदिश राशि से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, मैंने पिछले जो साइंस के वीडियो अपलोड किए हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट बताया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया कार्य क्या होता है, क्या कार्य में दिशा होता है या फिर नहीं होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम लोग सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। वहीं हम लोग अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि में केवल
परिमाण होता है, ठीक है। और कार्य जो है ये एक अदिश राशि है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी दिशा नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको परिमाण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ए मेंशन किया है, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है, बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन मेंशन किया गया है, दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अगर ये सदिश राशि रहता तो दोनों हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अदिश राशि इसलिए दोनों नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होती, ये भी गलत है, ठीक है। कार्य जो है एक अदिश राशि है और इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे काइंड इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शक्ति, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है P बराबर mv, हालांकि इसको हम लोग संवेग के मान के बराबर ही मानते हैं, लेकिन आपको इसके माध्यम से भी आपको याद रखना है कि बल और वेग के गुणनफल को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया है कि जिस वस्तु में वेग होगा, गति होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होता है, और जो आपको वस्तु स्थित रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट होगा कि आखिरकार इसमें क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो सिर्फ आप एक ही पॉइंट को पकड़िए जो कि यहाँ मेंशन किया गया है, ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है, यानी ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि इसका वेग बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ से गतिज ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जिसमें वेग होगा, जिसमें गति होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और जो आपको ठहरा हुआ रहेगा, जो स्थित रहेगा, उसमें आपको स्थित ऊर्जा होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि आपको इन बातों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्न में से किस राशि का मान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये बात याद होना चाहिए। क्या मेंशन किया है, निम्न में से किस राशि का मान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द्रव्यमान, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बहुत सारे काइंड के मन में डाउट होगा कि सर द्रव्यमान ए ऑप्शन क्यों होगा। तो देखिए मैंने इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका जो द्रव्यमान है अगर पृथ्वी पर 10 kg है तो आपको चंद्रमा पर भी 10 kg होगा। अगर आपका जो द्रव्यमान है अगर आप पृथ्वी पर 60 kg है तो फिर आपको चंद्रमा पर भी 60 kg होगा। लेकिन यही अगर आपका जो भार है 60 kg होता, सॉरी, अगर यही आपका भार जो है 60 न्यूटन होगा तो फिर आपको पृथ्वी पर जाकर आपको 6 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जो द्रव्यमान है कहीं नहीं बदलता है, ठीक है। इसका सिंपल सा रूल यही है कि द्रव्यमान आप कहीं भी ले जाइएगा, चंद्रमा पर, पृथ्वी पर कहीं नहीं बदलता है, लेकिन ये जो भार है बदल जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि द्रव्यमान चंद्रमा पर हो या फिर पृथ्वी पर हो, यह कहीं नहीं बदलता है, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे ओर क्यों करता है। आपने भी देखा होगा या फिर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो कोई भी जो खिलाड़ी है कैच पकड़ता है तो अपने बाहों को, अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही होता है कि वो किसी लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसी के कारण ये करता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंट यहाँ पे किताबी लैंग्वेज में इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे और चारों ऑप्शन को देखेंगे तो बिल्कुल आप इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मेंशन किया है क्योंकि वो घबरा जाता है, बिल्कुल ये नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है क्योंकि इसमें गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आप इसको देख कर भी ऐसे भी आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो यह जो गति का तीसरा नियम है इसी के अनुसार है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो न्यूटन का तृतीय नियम है इसी के अनुसार आपको रॉकेट भी छोड़ा जाता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये न्यूटन का या फिर गति का तीसरा नियम है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है
किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया, जो कि न्यूमेरिकल है और बिल्कुल आसानी से इसको आप हल कर पाएंगे। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि संवेग बराबर क्या होता है, तो फी बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो द्रव्यमान है 20 है और यहाँ पे जो वेग है 20 है, सॉरी जो द्रव्यमान है ये आपको क्या है 50 kg है और जो v है यानी कि वेग है वो 20 है। तो सिंपली आपको 20 और 50 में गुणा कर देना है। तो जब आप 20 और 50 में गुणा करेंगे तो 5 गुणा के 10, 10 तो हो ही जाएगा, 200 यानी कि 1000 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों का आप गुणा कीजिएगा और बिल्कुल आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं कि किसी बॉल को हम लोग किस कोण से किस एंगल से मारेंगे कि वह अधिक दूर तक जाएगा। ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री के अगर कोण से आप किसी भी बॉल को फेंकते हैं या फिर अपने बैट से मारते हैं तो वो अधिक दूरी तक वो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी आपको द्रव की बूंद की बात आ जाएगा या फिर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो द्रव की बूंद होती है या फिर वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है, तो ये आपको पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये जो है आकाश में जो बादल तैरते हैं ये आपको निम्न घटनाओं के कारण तैरते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, तरंग चाल, आयाम, तरंगधर और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है। तो ये जो तरंग चाल, आयाम या फिर तरंगधर की जो आवृत्ति है ये सभी तरंग की विशेषता है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया आयाम, तो बिल्कुल आपको ध्वनि तरंग में आयाम होती है, समय और अवधि और आवृत्ति ये भी होती है, गति भी होती है, लेकिन घनत्व तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको याद रखना है कि भी बराबर होता है एन लैम्डा, जो कि ये फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपको 0.1 सेकेंड, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए। तो ये आपको 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे कि न्यूनतम ये प्रतिध्वनि सुनने की जो न्यूनतम दूरी है ये आपको 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है। तो जो सोनार है, ये सोनार जो आपको कोई भी वस्तु अगर जल में गिर जाती है, उस खो जाती है, उसको हम ढूंढने के लिए इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर मौजूद वस्तु की दूरी और दिशा की गति मापा जाता है सोनार के द्वारा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग और अवतल दर्पण का प्रयोग प्रायः आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग वाहन के रियर व्यू मिरर में, यानी कि जो पीछे देखने के लिए हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं, उससे हम लोग
उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो डॉक्टर होते हैं वो दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। साथ ही गाड़ी की हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो विशेषकर उत्तल दर्पण के बारे में पूछा जाता है, ये आपको वाहन के रिवर मिरर के रूप में ही पूछा जाता है, जो कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मेंशन किया गया है, दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो दंत चिकित्सक होते हैं ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब आपको अवतल दर्पण के माध्यम से देखा जाता है तो वो आपको बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, जिसके माध्यम से उनको इलाज करने में बहुत ही आसानी होती है। यानी कि यहाँ पर देखिए उल्टा तो बिल्कुल नहीं होगा, धुंधला तो बिल्कुल नहीं होगा, बड़ा यहाँ पर हो सकता है। देखिए बिल्कुल बड़ा ही होगा। यहाँ पर देखिए अब 2 ऑप्शन बच गया, वास्तविक और बड़ा और आभासी और बड़ा। तो देखिए जब हम या फिर डॉक्टर जो अवतल दर्पण के माध्यम से देखते हैं तो जो दांत होता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो बिल्कुल वो वास्तविक नहीं होता है, ये आभासी होता है, काल्पनिक होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से इसको बता दिया कैसे आपको समझना है। तो जो भी अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं वो बड़ा देखने के लिए उपयोग करते हैं, और जब वो बड़ा दिखने लगते हैं तो वो वास्तविक नहीं रह जाता, वो काल्पनिक हो जाता है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे आभासी हो या फिर काल्पनिक हो, दोनों के बात एक ही है। और वास्तविक मतलब रियल, जो कि सच्चाई होती है, उसके बारे में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आभासी और बड़ा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो आप सभी का उनको याद होगा कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। ये फॉर्मूला है जो कि आप सभी कैंड को याद होगा कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कितने जल के अणु होते हैं। तो जल के जो अणु होते हैं 5 होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन मेंशन किए गए, मोल के सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। तो मैंने आपको मोल के बारे में बहुत बार बताया है, और आपको याद रखना है कि मोल, 1 मोल बराबर होता कितना है। तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 अणु। तो यहाँ देखिए डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। ए की बात करें तो ये देखिए मेंशन किया गया है, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए बी बिल्कुल गलत है। बी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10⁻20 दिया गया, जो कि गलत है। ये आपको 10⁻23 होता है। और यहाँ पर सी देख सकते हैं मेंशन किया गया, पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी नहीं होगा। बिल्कुल तो आसानी से आप इसको छाट सकते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, धातु आघात वर्तनीय और कोमल होते हैं क्योंकि। जो धातु होते हैं आघात वर्तनीय और कोमल क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। आघात वर्तनीय का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग पीट कर चादर बना सकते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, इसे हम लोग आघात वर्तनीय कहते हैं। और साथ ही ये कोमल भी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो धातु होते हैं आघात वर्तनीय और कोमल क्यों होते हैं। तो इसका सिंपल सा कारण यही होता है कि धातुओं के परमाणु की परत एक दूसरे पर फिसल सकती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो ऋणात्मक आवेश होता है ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो बिल्कुल आप इस वैल्यू को याद करेंगे। बिल्कुल इसको याद करना ही होगा क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बाह्यतम कोश में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि आपको बताना है कि किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि धातु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से लगाकर 3, 1, 2, 3 होते हैं। और जो अधातु होते हैं तो अधातु में 5, 6। देखिए मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ। देखिए अगर धातु की बात की जाए तो धातु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3 हो सकते हैं। उप धातु की बात करें तो उप धातु में आपको बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ ही हम लोग बात करें अधातु की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6, 7, 5, 6 होते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन समूह है, और हाइड्रोजन समूह के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में ये आपको 8
इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो एक तत्व की परमाणु संख्या ये आपको प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि परमाणु संख्या कहा जाए या फिर प्रोटॉन की संख्या कहा जाए, दोनों बात सेम है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के नियम बताए थे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया कि इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि 12वीं कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सिंपल सा इसका देखिए, जैसे कि हम लोग ए ऑप्शन लेते हैं तो ए ऑप्शन मेंशन किया गया एल्युमिनियम, जो कि इसका परमाणु संख्या होता है 13, ठीक है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो 2 8 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होनी चाहिए, जो कि ए ऑप्शन हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में परेशानी आ रही होगी, तो मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, झार सर्वाधिक सूचकांक रंगों को किसमें बदल देता है? तो मैंने आपको बताया था इसका सिंपल सा ट्रिक है ABR और BRB, ABR एंड BRB। इसका अगर आप यूज करते हैं तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ABR और BRB का मतलब क्या होता है? ABR मतलब कि अम्ल जो है बेस को क्या करता है, सॉरी जो ए से क्या एसिड, एसिड यानी कि अम्ल जो है ब्लू को लाल कर देता है, और बी यानी कि बेस जो है लाल को ब्लू कर देता है। तो यहाँ पे देखिए क्षार यानी कि बेस की बात की गई है, तो ये जो है किस में बदलता है? तो ये आपको नीला में बदलता है, ठीक है। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो कैंडिडेट नहीं समझे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए आपको याद रखना है ABR और BRB। ए से मतलब एसिड, जो एसिड यानी कि अम्ल, अम्ल जो है ब्लू से लाल कर देता है, ठीक है। और बी यानी कि बेस, बेस मतलब क्षार, और क्षार जो है ये लाल से क्या करता है, ब्लू कर देता है, ठीक है। ब्लू यानी कि नीला कर देता है। तो यहाँ पे क्षार की बात की गई, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल नीला सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया है क्षार, तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ये नीला हो जाएगा, ठीक है। और यही अम्ल की बात की जाता, और यहाँ पे क्वेश्चन में अम्ल सिर्फ देता है, यहाँ पे क्षार का जब अम्ल होता तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाता लाल हो जाता, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ABR और BRB आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग उसे कहते हैं जब हम लोग क्षार और लवण को मिलाते हैं तो लवण और जल बनते हैं, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको बिल्कुल ये बात याद होना चाहिए कि क्षार और लवण के मिलाने से जब क्षार और अम्ल के मिलाने से जब लवण और जल बनते हैं उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, यदि विलयन का pH मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो विलयन में आयन सांद्रता की वृद्धि क्या होगी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा AOH माइनस, जो कि OH आयन में वृद्धि होगी। इसका आंसर ए ऑप्शन की होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका pH मान होता है ये 1 से लगाकर 14 तक होता है, ठीक है। और 7 पर आने के बाद ये उदासीन हो जाता है, और 7 से जैसे हम लोग इधर जाएंगे 5 6 4 3 2 1 यहाँ पे अम्लीय होगा, और जैसे हम लोग 7 यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 8 9 10 11 12 13 14 तक ये आपको क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखिए 14 तक बढ़ रहा है यानी कि क्षारीय हो रहा है, और क्षारीय के हम लोग OH लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 14 से इधर जाता अम्लीय की तरफ जाता तो हम लोग हाइड्रोजन आयन लिखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन अम्ल से ही है, सॉरी pH से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रखना है। कैसे इसमें समझेंगे, देखिए मेंशन किया गया है, यदि किसी लवण का pH मान 0 है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण होगा। तो देखिए pH मान 0 है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो 7 है और इधर से हम लोग जाएंगे ये pH मान 0 हो जाएगा इधर। तो जब यहाँ पे इधर जाएंगे तो अम्ल जो है बिल्कुल मजबूत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है सशक्त एसिड, सशक्त एसिड मतलब मजबूत एसिड और कमजोर बेस, बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन इसलिए सही होगा, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है सशक्त एसिड यानी कि मजबूत
अम्ल और कमजोर बेस। तो यहाँ पे जब हम सात से इधर आएंगे तो यहाँ पे जो अम्ल होगा मजबूत होगा और इधर से इधर जाने पर क्षार मजबूत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे अम्ल मौजूद हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्षार सशक्त होगा, यानी कि मैंने आपको बताया कि सात से इधर जाने पर ये क्या होता है, क्षारीय बढ़ता है। तो यहाँ पे सशक्त क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कमजोर बेस, बिल्कुल कमजोर बेस नहीं होगा, आप मजबूत बेस होगा। ठीक है, यहाँ पर सशक्त बेस, तो देखिए सशक्त बेस बिल्कुल होगा। कमजोर एसिड बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब pH मान 14 हो जाएगा तो जो बेस है मजबूत हो जाएगा, लेकिन एसिड यानी कि जो अम्ल है कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया है, नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो आप सभी कैंड को याद होना चाहिए कि मोसले ने जो आवर्त सारणी दिया था वो आपको परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बाकी सब जितने भी वैज्ञानिकों ने अपना नियम दिया था वो सभी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोसले यहाँ पे भी है, मोसले यहाँ पर भी है और मोसले यहाँ पे भी है। तो मैंने आपको बताया कि जो मोसले का नियम दिया गया था आधुनिक आवर्त सारणी का, ये परमाणु संख्या पर आधारित था, लेकिन यहाँ परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात की गई है। तो आपको याद रखना है कि डोबिनेरर, न्यूलैंड और मेडलिफ ने ये आपको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये नियम दिए थे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाएं तरफ रखा गया है और अधातुओं को दाईं तरफ। ठीक है, यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, जो कि कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो जो ओंकोलॉजी है ये आपको कैंसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है। कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग ओंकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ओरोनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ओरोनोलॉजी ये हम लोग सपनों के अध्ययन को कहते हैं, क्या, ओरोनोलॉजी। और नींद के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिप्नोलॉजी। ठीक है, जब नींद के अध्ययन की बात किया जाएगा तो हिप्नोलॉजी, और जब सपनों के अध्ययन की बात किया जाएगा तो ओनोरोलॉजी। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से लॉजी से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई आपको कोशिका है, सेल है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है स्क्लेरेंकाइमा, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और रेलवे के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत ही बार रिपीट किया गया था और बाकी सब एग्जाम में भी इसको क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, और जब आपको मुलायम की बात की जाए तो वो मुलायम के समय आपको ये कोलिनेकाइमा होता है, लेकिन जब कठोर और यहाँ पे मजबूती की बात की जाए उस समय आपको स्क्लेरेंकाइमा पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया एक जटिल अस्थायी ऊतक कौन सा है। तो एक जटिल और अस्थायी ऊतक ये जाइलम ऊतक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि जो जाइलम ऊतक है ये पौधों में जल यहीं पहुंचाता है, जाइलम ऊतक के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, और जो फ्लोएम ऊतक होता है वो खनिज को यहाँ पे पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व वो आपको है ऑक्सीजन, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। अनुवांशिक विकार कहने का मतलब अनुवांशिक रोग, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला रोग कौन सा है। तो रोग है आपको थैलेसीमिया, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो थैलेसीमिया जो है रोग ये एक पीढ़ी में अगर हो जाता है तो फिर दूसरी पीढ़ी में भी ये जा सकता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और कैंसर और एनीमिया के बारे में आप सभी क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वैज्ञानिक नाम
सैपियंस का अर्थ क्या होता है? ये होता है बुद्धिमान आदमी, और आपको जो वर्गीकरण किया गया था या फिर वैज्ञानिक नाम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो जब पृथ्वी की ये शुरुआत हुआ था उसमें मुख्य रूप से जो पृथ्वी का वातावरण था किसके थ्रू बना था? तो आपको सभी कैंट को याद रखना है कि जब पृथ्वी शुरुआत हुई थी, जो पृथ्वी पर लोग रहना शुरू किए थे, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, इसीलिए यहाँ से तीन ऑप्शन बिल्कुल कट जाएंगे और यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन उस समय नहीं था। आप बहुत सारे अलग अलग किताब के माध्यम से पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो मैंने अभी भी बताया कि वर्गीकरण यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से कार्ल लिनियस को जाना जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो ये आपको व्हिटकर के द्वारा 5 वर्गों में वर्गीकरण किया गया था, और स्मिथ ने ये 6 वर्गों में वर्गीकृत किया था, और व्हिटकर ने 5 वर्गों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग ये नीला होता है, जो कि आप सभी कैंट को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में कितने कोष्ठक होते हैं? ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उभयचर और सरीसृप में ये आपको 3 हृदय कशे होते हैं, यानी कि 3 कोष्ठक होते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि मछली में ये आपको 2 हृदय कक्षक होते हैं या फिर 2 कोष्ठक होते हैं, और मनुष्य में मानव में ये 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उभयचर और सरीसृप की बात की गई है, इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और मैंने आपको सारे क्वेश्चन को बहुत ही तेजी तरीके से, और मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट और डिटेल में इसके बारे में हर क्वेश्चन को बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही आप अपना उसको जरूर शेयर करें, और साथ ही इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैंट बिहार ITI एंड बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट के पास सही जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।